दोस्तों नमस्कार। आशा आप सभी अपने अपने परिवार के साथ सुखी एवं स्वस्थ होंगे। अपराध और रोमांच भरी कहानी की दुनिया में आपका स्वागत। उम्र बढ़ने पर इंसान का शरीर कमजोर हो ही जाता है। कई तरह की बीमारियां भी घर कर लेते हैं। 88 साल की हो चुकी हरिकिशन वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि देखने में वो ठीक ठाक लगते थे, लेकिन अंदर से वो कई तरह की बीमारियों से घिरे थे। वो शास्त्री नगर के निमड़ी गांव स्थित अपनी घर में अपनी 50 साल की बेटी राजबाला के साथ रहते थे। उसी मकान में उनके बेटी अजीत और विजय अपनी ज्वेलरी शॉप चलाते थे, लेकिन इन दोनों बेटों से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसकी वजह यह थी कि उनका उनसे संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उनका छोटा बेटा अरविंद, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में रहता था, वही उनकी देखभाल के लिए रोज आता था। अरविंद सुबह ही पिता के पास पहुंच जाता और दिन भर उनकी देखभाल करता था। शाम 6-7 बजे तो घर लौट जाता था। कई सालों से उसका यही नियम बना हुआ था। एक दिन अरविंद सुबह करीब 9:30 बजे निमड़ी गांव स्थित पिता के घर पहुंचा। वो जब भी आता था, घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिलता था। दरवाजा खटखटाने के बाद बहन राजबाला कुंडी खोलती थी। 28 जनवरी को भी उसने दरवाजा खटखटाया। 5 मिनट तक कुंडी नहीं खुली तो उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। दोबारा भी कुंडी नहीं खुली और न ही अंदर से कोई आवाज़ आई। तो वो सोचने लगा कि पता नहीं क्या बात है जो अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला। उसने आवाज़ देते हुए दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। वो जैसे ही गैलरी में पहुंचा, उसे किचन के सामने राजवाला औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी। बहन को इस हालत में देखकर वो घबरा गया। दौड़कर उसने बहन को सीधा किया तो शरीर अकड़ा और ठंडा था। नाक और मुंह से थोड़ा खून भी निकला हुआ था, जो सूख चुका था। बहन की हालत देखकर वो सहम उठा। उसे पिता की चिंता हुई तो आवाज़ देते हुए वो सामने वाले कमरे में गया। वहाँ टीवी चल रहा था और उसके पिता, जो लुंगी बंधे रहते थे, वो बेड पर पड़ी थी। इसके बाद वो सामने वाले कमरे में गया तो वहाँ पिता रजाई में लिपटे हुए मिले। रजाई हटाई तो उनका शरीर भी ठंडा और अकड़ा हुआ था। उन्हें पेशाब की जो नली लगी हुई थी वो जस की तस लगी थी। बहन और पिता की हालत देखकर अरविंद चीखता हुआ बाहर आया और सभी को यह बात बताया। उसके बाद उसने यह सूचना दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को दे दी। निमड़ी गांव के नज़दीक मुख्य रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास अक्सर पुलिस कंट्रोल रूम की वैन खड़ी रहती थी। 100 नंबर पर कॉल होते ही वैन निमड़ी गांव पहुंच गई और हरिकिशन तथा उनकी बेटी राजावाला को बड़ा डॉक्टर दुरुहा अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। क्योंकि यह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना थाना सराय रोहिल्ला को दे दी गई। हरिकिशन और उनके बेटों को थाना सराय रोहिल्ला के ज़्यादातर पुलिसकर्मी जानते थे। इसकी वजह यह थी कि हरिकिशन और उनके बेटे आए दिन झगड़े की शिकायत लेकर वहां आते रहते थे।
उनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी समय से झगड़ा चल रहा था। इसलिए सूचना पाकर कार्यवाहक थाना प्रभारी साहिब सिंह लकड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, कांस्टेबल यशपाल को लेकर निमड़ी गांव पहुंच गए। वहां से पता चला कि पुलिस कंट्रोल रूम की वैन हरिकिशन और राजवाला को हिंदूराव अस्पताल ले गए हैं, तो कांस्टेबल यशपाल को घटनास्थल पर छोड़कर साहिब सिंह लकड़ा और एसआई आलोक कुमार हिंदूराव अस्पताल जा पहुंचे। साहिब सिंह ने वहां मौजूद गुप्तक हरिकिशन के बेटे अरविंद से बात करने के बाद इस घटना की जानकारी डीसीपी मनोज कुमार मीणा और डीसीपी मधुर वर्मा को दे दी। दो हत्याओं की बात थी, इसलिए डीसीपी मधुर वर्मा, डीसीपी द्वितीय असलम खां, एसीपी मनोज कुमार मीणा भी घटनास्थल का दौरा करने के बाद वाड़ा हिंदूराव अस्पताल पहुंच गए। सूचना पाकर हरिकिशन के अन्य दोनों बेटे विजय वर्मा और अजित वर्मा, जिनसे उनका झगड़ा चल रहा था, वह भी अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने भी अपने पिता और बहन की हत्या पर दुख जताया। पिता और बहन की हत्या हुई थी, इसलिए दुख होना स्वाभाविक था। पुलिस ने इन दोनों भाइयों से भी बात की। उन्होंने बताया कि जिस मकान में पिता और बहन की हत्या हुई है, उनका वो मकान मेन बाजार में है। उसी मकान में 2 दुकान बनी हैं, जिनमें वो महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी के धंधा करते थे। वे रोजाना सुबह 10 बजे के करीब अपनी दुकानों खोलते हैं और रात 9 बजे बंद करके सरस्वती विहार स्थित अपनी फ्लैट पर चले जाते हैं। आज जब वे अपनी दुकान पर आए तो उन्हें पिता और बहन की हत्या की खबर मिली। जब उन्हें पता चला दोनों को वाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया, तो वो वहां आ गए। आप दोनों बात बता सकते हैं कि इनकी हत्या किसने की होगी? साहिब सिंह ने पूछा। पता नहीं सर, यह किसने किया है, इस बारे में हम किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि कल रात 9 बजे के करीब जब हम दुकान बंद करके अपने घर के लिए निकले थे, तब दोनों ठीक ठाक, अजित वर्मा ने कहा। अजित और विजय से बात करने के बाद साहिब सिंह घटनास्थल पर आए। घटनास्थल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रखा है। इससे साफ था कि ये हत्याएं लूट की वजह से नहीं की गई। उसी मकान में एक हिस्से में विजय और अजित की ज्वेलरी दुकान में थे। हत्यारों को यदि लूटपाट करनी होती तो वे ताला तोड़कर दुकानों का सामान ले जा सकते थे, लेकिन दुकानों के ताले बंद थे। अब सवाल यह था कि यह हत्याएं क्यों और किसने की? थाने पहुंचकर अरविंद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और बहन की हत्या उसके बड़े भाइयों अजित वर्मा और विजय वर्मा ने उनकी संपत्ति हत्याने के लिए की है। संपत्ति को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पुलिस को थी ही। इसलिए जब अरविंद ने अपने दोनों सगे भाइयों पर हत्या का शक जताया, तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर अजित वर्मा और विजय वर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस बात की जानकारी डीसीपी को दे दी। डीसीपी मधुर वर्मा ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी मनोज कुमार मीणा और नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठन की, जिसमें इंस्पेक्टर साहिब सिंह लकड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, राजीव कुमार, कांस्टेबल यशपाल, ताराचंद को शामिल किया गया। जिन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, वे वाड़ा रोहरुहद अस्पताल में थे। पुलिस टीम दोनों भाइयों अजित वर्मा और विजय वर्मा को वहां से थाने ले आए।
थाने में पूछताछ में दोनों भाइयों ने कहा कि प्रॉपर्टी के लेकर पिता से उनका विवाद जरूर चल रहा था, लेकिन हत्या करने जैसी बात वो सोच भी नहीं सकते। अपने समय पर वो दुकान बंद करके कुटी में सरस्वती बिहार चले गए थे। उनका कहना था कि उनके छोटे भाई अरविंद को पिताजी बहुत ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि घर में वो सबसे छोटा था। ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से वो बिगड़ गया था, कोई काम धंधा भी नहीं करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की ज़रूरत पड़ने पर उसने पिताजी से पैसे मांगा हो और पिताजी ने मना कर दिया हो, तो उसी ने गुस्से में उन्हें मार दिया हो। राजवाला ने उसे देख लिया हो तो उसने उसकी भी हत्या कर दी हो। अजित वर्मा और विजय वर्मा ने पुलिस को जो बताया था वो सच भी हो सकता था, इसलिए सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने अरविंद वर्मा को भी थाने बुला लिया। पड़ोसियों और दुकानदारों को जब पता चला कि जिन लोगों की हत्या हुई है, पुलिस उन्हीं की घर वालों को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है, तो उन्हें ये बात बुरी लगी। दुकानें बंद करके सभी इकट्ठा हुए और कहने लगे कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से न लेकर घर वालों को ही परेशान कर रही है। इस बात से नाराज होकर सभी पुलिस के खिलाफ नाराबाजी करने लगे। एसीपी मनोज कुमार मीणा और अन्य अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और विश्वास दिलाया कि उन्हें कातिलों का सुराग मिल गया है, इसलिए कातिल जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस किसी निर्दोष को कतई नहीं फंसाती। उनके काफ़ी समझाने के बाद भीड़ शांत हुई। पुलिस पर मामले की खुलासे का दबाव बढ़ता जा रहा था। अरविंद और उसके दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में थे। उनसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करके यह जानने की कोशिश की हरिकिशन और उनकी बेटी राजवाला की इससे कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पूछताछ में एक बात यह सामने आई कि हरिकिशन पकड़ वाले जिद्दी स्वभाव के आदमी थे। अगर कोई आदमी उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता तो वह उससे लड़ने को तैयार हो जाते थे, लेकिन ये झगड़े ऐसे नहीं थे जिसे कोई इनकी हत्या कर देता। हरिकिशन का निमड़ी गांव में 100 वर्ग गज का मकान था। वो वहाँ की मेन बाजार में था। मौजूदा समय में उसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। इससे पुलिस को लग रहा था कि ये हत्याएं प्रॉपर्टी को लेकर ही की गई है। तीनों भाई खुद को बेकसूर बता रहे थे। एसआई अलग कुमार राजन जिस समय साहिब सिंह के सामने तीनों भाइयों से पूछताछ कर रही थी, उसी समय इंद्रलोक चौक की प्रभारी राजीव कुमार सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज लेकर आ गए। वो फुटेज हरिकिशन के मकान के सामने स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के सामने लगा सीसीटीवी कैमरे की थी। पुलिस को इस फुटेज से पता चला कि अरविंद रोजाना सुबह 9-10 बजे के बीच पिता के पास आता था और शाम 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ रहता था। वो 7:30 बजे के करीब मकान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया था। पूछताछ में अरविंद ने बताया भी यही था। उसी फुटेज में 8:30 बजे के करीब एक युवक हरिकिशन के मकान के मुख्य दरवाजे से तेजी से निकलता दिखाई दिया। HD क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वो युवक साफ तौर पर घबरा हुआ दिख रहा था। उसके निकलने के कुछ देर बाद दो लोग तेजी से उसी दरवाजे से निकले। वे दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। पुलिस ने वो फुटेज अरविंद को दिखाया तो उसने उन लोगों को पहचान कर बताया कि हेलमेट लगाकर निकलने वाले उसके बड़े भाई अजित और विजय हैं। उनसे पहले जो युवक भागता हुआ निकला था वह विजय का बेटा विकास है। अरविंद ने बताया कि विकास कभी कभी वहाँ आता था।
घर से निकलते समय इतना घबराया हुआ क्यों था, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। उस दिन अजीत और विजय घर के अंदर से हेलमेट लगाकर निकले थे, जबकि इसके पहले ही वो अपना हेलमेट हाथ में लेकर निकलते थे और स्कूटी पर बैठने के बाद हेलमेट लगाते थे। पुलिस ने वह फुटेज अजीत और विजय को दिखाई तो उन्होंने यह तो माना कि हेलमेट लगाए हुए वही घर से निकले थे, लेकिन उस दिन वे घर के अंदर से हेलमेट लगाकर क्यों निकले, इस बात का वे कोई उचित जवाब नहीं दे सके। पूछताछ के लिए पुलिस विजय के बेटे विकास को थाना ले आई। विकास को अलग ले जाकर जब उससे इस दोहरा हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। उसने बताया कि उसी ने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर दादा और बुआ की हत्या की थी। बेटों द्वारा बाप और बहन के कत्ल की बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि एक बाप ने जिस तरह जी जान लगाकर अपने बेटों की परवरिश की थी, किसी लायक बनाया था, वही बेटे उनकी जान ले लगे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर, केस खुल चुका था। अजीत और विजय तो अब तक पिता और बहन की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और खुद को बेकसूर बता रहे थे। उनकी हकीकत सामने आ चुकी थी। पुलिस ने उन दोनों के सामने विकास से पूछताछ की। उसने उनके सामने भी हत्या का खुलासा कर दिया। अब विजय और अजीत कैसे हत्या से मना कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि इस डबल मर्डर को उन्होंने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पिता और बहन ने उनके सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उनकी हत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। विकास, विजय और अजीत से पूछताछ के बाद हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की हत्या की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। हरिकिशन वर्मा मूल रूप से हरियाणा के जिला झज्जर के रहने वाले थे। सन 1950 के आसपास नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आए तो सन 1953 में दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में उनकी नौकरी लग गई। इसके बाद वो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को भी दिल्ली ले आए। हरिकिशन की ड्यूटी गुलाबी बाग के स्कूल में थे, इसलिए उन्होंने वहीं निमड़ी गांव में किराए का कमरा लिया। हंसी खुशी के साथ उनका समय बीत रहा था। वो एक एक कर 4 बेटों आज़ाद, अजीत, विजय और अरविंद और 4 बेटियों सावित्री, सरला, राजबाला और चंद्रकला के पिता बने। हरिकिशन के पिता हरलाल गांव में रहते थे। घर से सहयोग मिलने की वजह से हरिकिशन ने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। उसी दौरान उनके पिता ने निमड़ी गांव में उनके लिए 100 वर्ग गज का एक फ्लैट खरीद लिया था। वो फ्लैट गांव की मुख्य सड़क के किनारे था। हरिकिशन उसी फ्लैट में घर बनवा कर रहने लगे। उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे जैसे जैसे जवान होते गए वो उनकी शादियां करते गए। बड़े बेटे आज़ाद की युवावस्था में ही मौत हो गई थी। उसके बाद उनके 3 बेटे रह गए थे। हरिकिशन ने उत्तरी पश्चिम दिल्ली के सरस्वती विहार में एक 3 मंजिला मकान बनाकर एक एक फ्लोर अपने तीनों बेटों को रहने के लिए दे दिया था। इसमें वह अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका निमड़ी गांव में जो मकान था उसमें अजीत और विजय ने अलग अलग 2 दुकान बना ली थी, जिनमें वो सोने चांदी की ज्वेलरी का धंधा करते थे। हर माँ बाप के लिए उस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब उनकी बेटी शादीशुदा होने के बावजूद अपने मायके में आकर रहने लगती है। राजवाला की यही समस्या थी, जिसकी वजह से हरिकिशन काफ़ी परेशान रहते थे। हरिकिशन सन 1988 में नौकरी से रिटायर हो चुके थे। दरअसल उन्होंने राजावाला की शादी फरीदाबाद में कर दी थी।
शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश माँ बनने की होती है। शादी के कई साल बाद भी जब वो माँ नहीं बनी तो वो मानसिक तनाव में रहने लगी, क्योंकि ससुराल में सभी उसे ताने देते थे। हालात यहाँ तक पहुँच गया कि पति ने उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद राजबाला पिता के पास आ गई। जवान बेटी किस तरह अपनी जिंदगी काटेगी, इस बात की चिंता हरिकिशन और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को परेशान करती थी। दोनों एक बार बेटी का घर फिर से बसाने की कोशिश की और दिल्ली में ही एक आदमी से उसकी शादी कर दी। बेटी का घर फिर से बस गया तो वो निश्चिंत हो गए। सभी बच्चे अपनी अपनी घर गृहस्थी में थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उनकी यह निश्चिंतता ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। बेटी राजवाला की उन्होंने जो दूसरी शादी की थी, उससे भी उसकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं ला सकी। वजह वही रही कि यह भी राजवाला की कोख सुनी रही। वो माँ नहीं बनती, उसकी गृहस्थी में फिर से जहर घुलना शुरू हो गया। ससुराल के और लोगों की बात तो दूर, पति भी बात बात पर ताने देने लगा। रोज रोज की बेइज्जती से राजवाला अब उब गई तो एक दिन ससुराल से मायके आ गई। यह सन 2003 की बात है। उसके बाद वो न ससुराल गई, न ही उसका पति उसे बुलाने आया। राजवाला ने उसे नियति का खेल मानते हुए हालातों से समझौता कर लिया और पिता के साथ ही रहने लगी। लक्ष्मी देवी राजवाला की बहुत चिंता करती थी। इसी चिंता की वजह से वो बीमार रहने लगी और एक दिन चल बसी। हरिकिशन वर्मा ने तीनों बेटों को सरस्वती बिहार में एक एक फ्लैट दे रखा था। उन्हें अब बेटी राजवाला की चिंता थी। उनके न रहने पर बेटे राजवाला की देखभाल करेंगे या नहीं, इसी बात पर उन्हें संशय था। इसलिए वो निमड़ी गांव वाला मकान राजवाला को देना चाहते थे, जिससे भविष्य में उसे किसी का मोहताज न रहना पड़े। निमड़ी वाले मकान में 2 दुकान और उनके पीछे वाले 2 कमरे पर विजय और अजित का कब्जा था। मकान मुख्य बाजार में था, इसलिए काफ़ी महंगा था। अजित और विजय को जब पता चला कि उसके पिता यह मकान राजवाला के नाम करना चाहते हैं, तो उन्होंने पिता से इस बात का विरोध किया। हरिकिशन जिद्दी स्वभाव के थे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह मकान उनका है, इसलिए वो इसे किसे देते हैं यह उनकी मर्जी। पिता के इस दो टूक जवाब से दोनों भाइयों को लगा कि अगर उन्होंने मकान दूसरे के नाम कर दिया तो उनके हाथ से दुकान निकल जाएगी, तो अब वो सड़कों पर आ जाएंगे। उन्होंने पिता की बात का जमकर विरोध किया और यहाँ तक कह दिया कि वो किसी भी हालत में यह घर किसी दूसरे के नाम नहीं करने देंगे। इसी बात को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगे। इस झगड़े से परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ अजित और विजय थे तो दूसरी तरफ हरिकिशन, उनकी बेटी राजवाला और बेटा अरविंद। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। हरिकिशन ने भी ठान लिया था कि जो औलाद उनकी बात नहीं मान रही, उसे वो अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं देंगे। उन्होंने दोनों बेटों से अपनी दुकान खाली करने के लिए कह दिया, लेकिन वे दुकान खाली करने को तैयार नहीं थे। तब हरिकिशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली। अजित और विजय ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि क्योंकि हरिकिशन वर्मा की जायज औलाद हैं, इसलिए इस पैतृक संपत्ति पर उनका भी अधिकार है। जबकि हरिकिशन कहा था कि यह संपत्ति पैतृक नहीं है, इसे उन्होंने खुद खरीदी है, इसलिए इस संपत्ति पर वे अपना अधिकार नहीं जता सकते। अदालत ने फैसला सुनाया
कि जिन दुकानों का अजित और विजय उपयोग कर रहे हैं, हर महीने वो 1,500 रुपये किराए के रूप में हरिकिशन को दें। यह बात करीब 9 साल पहले की है। उसी आदेश पर दोनों भाइयों पिता का निर्धारित धनराशि देते थे। विजय और अजित ने अपनी दुकानों के पीछे बने कमरे में चांदी के सिक्के बनाने के मशीन लगवा ली थी। बड़े ज्वेलर्स के ऑर्डर पर वे चांदी के सिक्के बनाकर पहुंचाते थे। इससे उनकी आमदनी बढ़ गई थी। राजवाला और हरिकिशन दुकानों को खाली करने के उपाय खोजते रहते थे। इसलिए दोनों भाई दुकान के शटर में ताले हमेशा अंदर से लगाते थे। अंदर से ताले लगाकर वो पीछे की गैलरी से होते हुए घर के मुख्य दरवाजे से निकलते थे। उसी समय राजवाला या हरिकिशन उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा कर बैठते थे, जिसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर होती थी। जब पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करती थी। जैसे जैसे हरिकिशन की उम्र बढ़ती जा रही थी और वो बीमार भी रहने लगे थे, इसलिए उनका छोटा बेटा अरविंद उनकी देखभाल के लिए रोज सुबह उनके पास आ जाता था। दिन भर उनके पास रहता और शाम को सरस्वती विहार स्थित अपने घर चला जाता था। उसका रोज का यही क्रम था। दिवाली या अन्य मौके पर अजित और विजय के पास चांदी के सिक्के बनाने के बड़े ऑर्डर आते थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वह रात दिन काम करते थे। इनके काम को प्रभावित करने के लिए राजवाला 100 नंबर पर फोन करके शिकायत कर देती थी कि उसकी भाई सिक्के बनाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्मेल से उसके बूढ़े पिता को सांस लेने में परेशानी होती है। इस शिकायत पर पुलिस आकर उनका काम रुकवा देती थी। काम रुकने पर विजय और अजित का नुकसान होता था। इस तरह के फोन राजवाला अक्सर करती रहती थी। आए दिन के तरह की झगड़े से दोनों भाई परेशान रहते थे। एक दिन विजय के हाथ पिता के इस मकान की एक पर्ची हाथ लग गई। वो पर्ची गांव बरदीपुर के प्रधान द्वारा लिखी गई थी। पहले जब लोग प्लॉट या मकान खरीदते थे, गांव में इसी तरह की पर्चियां पर लिखा पढ़ी हो जाती थी। हरिकिशन को भी प्लॉट की इसी तरह की पर्ची कटी थी। वो पर्ची हरिकिशन के पिता हरलाल के नाम थी, लेकिन हरिकिशन ने उस पर्ची पर फर्जरी करके अपना नाम लिख दिया था। विजय को इस पर्ची से लगा कि निमड़ी गांव वाला फ्लैट उसके दादा हरलाल ने खरीदा था, यानी जिस फ्लैट को हरिकिशन अपने द्वारा खरीदा बता रहे थे, वो उनके दादा का खरीदा, जबकि दादा की संपत्ति परिवार के लोगों की मर्जी के बिना किसी और को नहीं दी जा सकती थी। उसी पर्ची के आधार पर विजय ने 30,000 न्यायालय में इस्तगास दाखिल कर फ्लैट की उस पर्ची पर कटिंग कर धोखाधड़ी करने वाले पिता हरिकिशन और भाई अरविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की थी। तब तत्कालीन महानगर दंडाधिकारी ज्योति कलेर के आदेश पर उस पर्ची की फॉरेंसिक जांच हुई तो यह बात सिद्ध हो गई कि पर्ची पर कटिंग करके हरिकिशन का नाम बाद में लिखा गया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर हरिकिशन और उनके छोटे बेटे अरिंदम के खिलाफ सराया रोहिल्ला थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 120वीं के तहत रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। इस केस में हरिकिशन की गिरफ्तारी हुई थी तो अरविंद ने अपनी अग्रिम जमानत ले ली थी। कोर्ट में केस चलने के बावजूद
इन लोगों के बीच चल रहा झगड़ा बंद नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके पुलिस को फोन करना आए दिन की बात थी। इसलिए थाना का हर पुलिसकर्मी उन्हें अच्छी तरह से जानता था। झगड़े से विजय और अजीत का धंधा चौपट हो रहा था। उन पर लोगों का कर्जा भी हो गया था। शाम दोनों भाई इसी समस्या पर विचार कर रहे थे। तभी विजय का बेटा विकास आ गया। अपने पिता और चाचा की हालत देखकर वो भी परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकल जाए। अचानक विकास तहस में आ गए। उसने कहा कि क्यों न इस समस्या की जड़ हरिकिशन और राजवाला को ही खत्म कर दिया जाए। उपाय अच्छा था। विजय और अजित विकास की बात पर सहमत हो गए। लेकिन समस्या यह था कि यह सब किया कैसे जाए। विकास ने कहा, यह बहुत ही आसान है। दादा और बुआ को गला दबाकर मार देते हैं। उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं। यहाँ अरविंद चाचा भी आते हैं। वो दिन भर इनके पास रहते हैं। पुलिस जब पूछताछ करेगी तो हम अरविंद का नाम ले लेंगे। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लालच में आकर तीनों ने हरिकिशन और उसकी बेटी राजवाला की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली। शाम 7 बजे के बाद जब अरविंद वहाँ से चला गया तो 8 बजे के करीब उन्होंने अपनी दुकानों की शटर गिराकर अंदर से ताले बंद कर दिए। इसके बाद वे तीनों गलती से होते हुए उन कमरों की तरफ गए जहाँ हरिकिशन और रजवाला रहते थे। राजवाला उस समय कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। विजय उसके कमरे में इस तरह घुसा कि राजवाला को उसके आने की भनक तक नहीं लगी। विजय ने उसके पास पहुंचकर पहले एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ में उसका गला दबाने लगा। राजवाला मजबूत जिस्म की थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। किसी तरह उसने खुद को छुड़ा भी लिया। वह कमरे से निकलकर बाहर के दरवाजे के और भागी तो विजय ने उसे पकड़कर गिरा दिया और दोनों हाथों से गोला घोंट दिया। अजीत और विकास उस कमरे में गए जिसमें हरिकिशन सोते थे। हरिकिशन उस समय रजाए ओढ़ सो रहे थे। आते ही विकास ने हरिकिशन का मुंह वहाँ पड़ी धोती से दबाया और हरिकिशन जग गया। उन्होंने अपना बचाव करते हुए विकास को गाल पर एक चांटा मारा तो विकास की पकड़ ढीली हो गई। तभी अजीत ने विकास को हटाकर खुद पिता का मुंह और नाक हाथ से दबा लिया। हरिकिशन तड़पने लगे तो विकास ने उनके पैर दबा लिया। कुछ देर में उनका शरीर ढीला पड़ गया तो उन्होंने उनकी लाश रजाई में लपेट दी। उन्हें उम्मीद थी कि मकान के मुकदमे से जुड़े कागजात घर में रखी शॉप में रखे होंगे। इसलिए वो चाबी तलाशने लगे। राजवाला के कमरे में उन्हें एक बैग मिला जिसमें उन्हें अलमारी की चाबी मिल गई। वो चाबी विजय ने अपने पास रख ली। दोनों हत्याएं करने के बाद पहले विकास निकला। वो घबराया हुआ इधर उधर यह देखता रहा कि उसे घर से निकलते कोई देख तो नहीं लिया। इसके कुछ देर बाद सिर पर हेलमेट लगाकर विजय और अजीत निकले। जाते समय वो दरवाजा को भिड़ा गए थे। तीनों ने यही सोचा था कि घर से निकलते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन उनके घर के सामने ज्वेलर्स की दुकान के बाहर उच्च क्वालिटी के लगी सीसीटीवी कैमरे ने देख लिया था। यह शायद उन्हें पता नहीं चला। विकास मेट्रो से तब विजय और अजीत अपनी एक्टिवा से सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैट पर चले गए थे। तीनों ही सोच रहे थे कि उन पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन उनकी हकीकत कैमरे से सामने आ गई थी। पुलिस ने विजय और अजीत
और विकास से पूछताछ कर उन्हें 30,000 न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी अजय कुमार मलिक के सामने पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस ने उसकी चाबी और अन्य सबूत इकट्ठे कर उन्हें फिर से उन्हीं की अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो इस कहानी में जो बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए वही बना कातिल। आशा कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह रोमांचक कहानी में आप लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू।